Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see a very important topic, that is antenatal care and antenatal advices. So ये मेरे स्टूडेंट्स की डिमांड पे है, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ. ओके, तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं. एंटीनेटल. ठीक है, तो एंटीनेटल का मतलब क्या है? नेटल मीन्स होता है न्यूबॉर्न. ओके, केयर मीन्स किसी की केयर करना, ऑब्वियसली. एंटी मीन्स होता है बिफोर बर्थ. ओके, तो बिफोर द बेबी इज बर्थ जो भी आप केयर प्रोवाइड कर रहे हो उसको आप एंटीनेटल केयर बोलोगे. सेम चीज मैंने आपको इसमें बता दी है कि एंटी मीन्स होता है बिफोर, नेटल मीन्स होता है बेबी. ठीक है, तो एंटीनेटल पीरियड क्या है? वो पीरियड जिसमें बेबी का बर्थ अभी नहीं हुआ है, या आप कह सकते हो कि वो पीरियड जो कि लेबर पेन से पहले तक रहता है. अब व्हाट इज दिस लेबर पेन? भाई आपको पता होगा कि डिलीवरी के टाइम पे जब मदर को बहुत एक्सेसिव पेन होता है ना, और उसके बाद उसकी डिलीवरी हो जाती है, बेबी बर्थ हो जाता है. ठीक है, तो उस पेन से पहले तक का जो भी पीरियड है उसको हम एंटीनेटल पीरियड बोलते हैं. अब ऐसा क्यों है कि हम उस पेन से पहले वाले पीरियड को एंटीनेटल पीरियड बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि उस पेन एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि अब बेबी की डिलीवरी हो जाएगी. तो सिंपली ये पीरियड कब से कब तक स्टार्ट होता है? जैसे ही मदर को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, इस टाइम से ये पीरियड स्टार्ट होता है. कब तक एंड होता है? जब तक ये लेबर पेन ना आ जाए. ठीक है, तो द पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्शन टू दी या बिफोर द लेबर पेन. इट इज सेड टू बी एंटीनेटल पीरियड. ओके, अब इस पीरियड में जितनी भी आप केयर करोगे मदर को, चाहे आप उस मदर को एडवाइस दो, चाहे आप उस मदर की इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करो, चाहे आप उस मदर की डाइट प्लान करो, आप जितनी भी चीज़ें मदर की बेनिफिट के लिए या उसके बेबी के बेनिफिट के लिए करोगे उसको हम बोलेंगे एंटीनेटल केयर. ओके, तो केयर ऑफ द वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी आप केयर प्रोवाइड कर रहे हो उसको एंटीनेटल केयर बोलते हैं. सिंपल सी चीज़ है. ओके, इसको हम और भी नाम से जानते हैं. अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाए एंटीपार्टम या प्रीनेटल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. एंटीनेटल का भाई प्रीनेटल. प्री मीन्स होता है पहले, नेटल मीन्स होता है बेबी. बेबी से पहले वाला पीरियड एंटीनेटल पीरियड या प्रीनेटल पीरियड. ठीक है, एंटीपार्टम, पार्टम मीन्स होता है बेबी, एंटी मीन्स होता है बिफोर बेबी, तो जो पीरियड है वो है आपका एंटीपार्टम पीरियड. ओके, तो चाहे इस नाम से आए, चाहे इस नाम से आए, चाहे एंटीनेटल करके आए, आपको सेम आंसर मेंशन करना है. ओके, इतना आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि इंट्रोडक्शन क्या हमारा कह रहा है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द डेफिनेशन. ओके, तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि ये एंटीनेटल केयर है क्या? तो ये एक तरह का प्लान्ड, हम कह सकते हैं. प्लान्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को कौन कौन सी केयर प्रोवाइड करनी है. अगर आप एक हेल्थ वर्कर हो, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या डाइट प्लान करवाना है, क्या एक्सरसाइज करवाना है, कौन से ड्रग्स देना है, कौन से नहीं देना है ना, किस तरह की उसको एडवाइस करनी है, क्या चीज़ें अवॉइड करने के लिए बोलना है. तो ये एक तरह का प्लान प्रोसीजर होता है, या प्लान एग्जामिनेशन होता है, या ऑब्जर्वेशन होता है. ठीक है, हर एक चीज़ हमें इसमें करनी पड़ती है. मदर का एग्जामिनेशन भी करना पड़ता है, मदर को ऑब्जर्वेशन भी रखना पड़ता है. ठीक है, मदर की केयर भी करनी पड़ती है. क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और अपने साथ एक बेबी को बर्थ देगी. ओके, तो मैंने आपको बता ही दिया कि कब से कब तक ये स्टार्ट हो रहा है. कंसेप्शन, यानी कि जब वो कंसीव कर रही है, जैसे ही उसको पता चल रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, वहां से ये स्टार्ट हो रहा है टिल द बर्थ. ठीक, बर्थ से पहले, सॉरी टिल मत कहिए, यहाँ पे बिफोर यहाँ पे कर दीजिएगा. ठीक है, बिफोर लिख दीजिएगा, बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी. या आप ये भी कह सकते हो कि फ्रॉम द कंसेप्शन बिफोर द लेबर पेन, फ्रॉम द कंसेप्शन बिफोर द लेबर पेन, दैट इज नोन एज एंटीनेटल पीरियड. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं डेफिनेशन, एक और देख लेते हैं. ये एक तरह का सिस्टमेटिक या स्टेप बाय स्टेप सुपरविजन है, या आप कह सकते हो कि सुपरविजन के तरीके से हम एक तरह की केयर प्रोवाइड कर रहे हैं. किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? वो वुमेन जो इस टाइम पे प्रेग्नेंट है. ठीक है, इस पीरियड को हम प्रीनेटल पीरियड भी बोलते हैं, और इसमें जो हम केयर कर रहे हैं उसको हम प्रीनेटल केयर भी बोलते हैं. ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू डू? सो सिंपली एज वी ऑल नो डैट कि प्रेगनेंसी एक तरह का प्रीशियस गिफ्ट भी है, साथ ही साथ एक क्रूशियस टाइम भी है उन लोगों के लिए जिनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है. सो अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो मदर के साथ साथ बेबी की भी हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे. राइट, सो हमें क्या करना है? हमारा मेन मोटो क्या है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमें सिर्फ और सिर्फ मदर की ही केयर नहीं करनी है. इस पीरियड में हमें मदर की सुपरविजन के साथ साथ बेबी की भी केयर प्रोवाइड करनी है.
अगर एज पर नीड अगर बेबी को कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में नीड होती है या मदर को कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की नीड होती है तो हम वो भी मेंशन करते हैं ताकि हमें मदर और बेबी दोनों की जनरल कंडीशन एंड स्टेटस पता चलता रहे। एंड ये जो 9 मंथ का पीरियड है, इस 9 मंथ के पीरियड में हम मदर और बेबी दोनों को सेफ रख सके। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, प्रमोट करना है। किसको प्रमोट करना है? हेल्थ को प्रमोट करना है ऑब्वियसली, ठीक है। प्रोटेक्शन करना है मदर और बेबी दोनों का, और हेल्थ की मेंटेनेंस रखनी है। ऑब्वियस चीज़ है, अगर हम हेल्थ का प्रमोशन करेंगे, मदर और बेबी को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, तो हम मेंटेन करके रख सकते हैं इजीली हेल्थ को। दूसरी चीज़ क्या है? हाई रिस्क केसेस को डिटेक्ट करना है। हाई रिस्क केसेस में आपके बहुत सारे केसेस आ सकते हैं, जैसे प्लासेंटा प्रीविया, जिसमें आपका जो प्लासेंटा होता है या आपका ये हम कह सकते हैं कि एक तरह का टेम्पररी ऑर्गन है जो कि बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ द मदर सप्लाई, ठीक है। ब्लड सप्लाई मदर से लेकर के बेबी को देता है। अगर ये प्लासेंटा यूट्रस के यानी बच्चेदाने के नीचे की ओर जाकर के अटैच हो जाए तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि डिलीवरी के टाइम पे प्लासेंटा पहले बाहर आ जाएगा और बेबी की डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्लासेंटा क्या कर रहा है, मदर से ऑक्सीजन लेकर के, ब्लड सप्लाई लेकर के बेबी को दे रहा है, और अगर ये पहले आ जाता है, बेबी से पहले डिलीवर हो जाता है, तो बेबी की ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ओके, तो ये तरह का हाई रिस्क केसेस है। या आप कह सकते हो कि अगर मदर को इक्लेम्शिया की कंडीशन है, यहाँ पे देख लो, इस मदर को एपिलेप्सी या सीजर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये भी एक तरह का हाई रिस्क केसेस है। तो ऐसे बहुत सारे हाई रिस्क के केसेस जो कि हमें पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इन केसेस को हम संभालेंगे नहीं तो मदर और बेबी दोनों की हेल्थ इशू, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। सो नेक्स्ट है हमारा टू डिक्रीज द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड बोथ, ठीक है, दोनों पे फोकस करना है। दोनों की मॉर्बिडिटी यानी बीमारी की संख्या घटानी है, और मोर्टेलिटी रेट को भी घटाना है, यानी कि डेथ संख्या या डेथ का रेट भी हमें डिक्रीज करके रखना है। ये सारी चीजें आप करोगे तो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ अपने आप ही मेंटेन हो जाएगा। इसके साथ साथ लास्ट में हमें फैमिली प्लानिंग पे भी फोकस करना है। एज वी ऑल नो डैट कि इंडिया की पॉपुलेशन कंटिन्यूस बढ़ती चली जा रही है, तो फैमिली प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डू। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं कि अब ये जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं, लाइक हम लोग पढ़ रहे हैं कि एंटीनेटल केयर या एंटीनेटल पीरियड, तो इस पीरियड में हम ऐसा क्या करेंगे जिसकी हेल्प से हम अपना जो ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे हैं वो फुलफिल कर पाए। तो सबसे पहले हमें करना है एंटीनेटल विजिट्स। ओके, सो एंटीनेटल विजिट्स क्या है? जब कोई मदर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल विजिट करती है, दैट इज नोन एज एंटीनेटल विजिट्स। तो वो डिलीवरी से पहले विजिट कर रही है डॉक्टर को, सो दैट इज एंटीनेटल, यानी कि नेटल मीन्स बेबी, डिलीवरी से पहले, बेबी से पहले या बेबी की डिलीवरी से पहले वो विजिट करिए, दैट इज एंटीनेटल विजिट्स, ठीक है। तो आइडियली अगर देखा जाए या मेनली अगर देखा जाए तो हमारा जो एंटीनेटल विजिट्स है वो 13 से 14 विजिट्स हो जाने चाहिए। आप सोचो 9 मंथ का पीरियड है, तो इस 9 मंथ के पीरियड में 13 से 14 एंटीनेटल विजिट्स आर ऑब्वियस। ओके, और अगर किसी भी रीज़न की वजह से आप नहीं जा पाते हो या कोई भी XYZ आपके साथ इश्यूज हैं, तो एटलीस्ट मिनिमम आप 4 बार तो विजिट कर ही सकते हो। ओके, तो देख लेते हैं कि इन विजिट्स का क्या पर्पस है और हम किस हिसाब से इन विजिट्स को कर रहे हैं। तो इनको याद करने में कुछ टफ नहीं है, मैं आपको एक लॉजिक बता देती हूँ। आइडियली मैंने आपको बता ही दिया कि 13 से 14 विजिट्स आपकी हो ही जाती है। सबसे पहले फर्स्ट 7 मंथ में, यानी कि हर मंथ में एक बार तो आपको जाना ही जाना है, यानी कि पहले मंथ से 7वें मंथ तक हर मंथ आप डॉक्टर के पास जाओगे, दैट इज योर 7 विजिट्स। 7 विजिट्स तो आपकी ऐसे ही हो गई। फिर 8वें और 9वें महीने में, भाई 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, तो 8वें महीने में आपको 15-15 दिन पे जाना है, यानी कि 15-15-30, ठीक है। एक महीने में आपको 2 बार जाना है 8वें महीने में, और 9वें महीने में आपको 4 बार जाना है। मतलब आप देखो डिक्रीज होता चला जा रहा है। यहाँ पे हर मंथ आपको 1 बार जाना था, फिर आपको 8 मंथ में 2 बार जाना था, ठीक है, यानी 15-15 दिन पे, और आपको 9 मंथ में हर हफ्ते जाना है। समझ लिया आपने? यहाँ पे हर मंथ जाना है, यहाँ पे 8वें महीने में 2 बार जाना है, और 9वें महीने में आपको हर हफ्ते जाना है। ओके, तो इस तरह से आपकी टोटल विजिट्स हो गई 13। किसी किसी की एक एक्स्ट्रा हो जाती है, तो हम 13 से 14 उसको आइडियल मानते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी मिनिमम विजिट्स की। अगर तुम बात करोगे तो मिनिमम विजिट्स आपको कब कब करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैक्सिमम या आप आइडियल जो विजिट हैं वो तो आप बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हो तो कुछ छूट भी जाता है, मान लीजिए अगर, या डॉक्टर से कुछ मिस हो जाता है या आपसे बताने में कुछ मिस हो जाता है, तो वो आप कवर अप कर सकते हो। लेकिन मिनिमम विजिट्स में थोड़ा सा रिस्क रहता है कि आप कुछ चीज़ें नहीं बता पाए या डॉक्टर से कुछ चीज़ें मिस हो गई, क्योंकि जितना भी कम आप डॉक्टर के पास जाओगे उतना ही कम डिटेल डॉक्टर को मिल पाएगी आपसे, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि कब कब हमें जाना है, क्योंकि हम बहुत कम जा पा रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो हमें कब कब जाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले जब आप कंसीव करते हो, यानी कि जैसे ही आपको पता चलता है कि हाँ आई एम प्रेग्नेंट, तो उस टाइम पे आपको तुरंत ही डॉक्टर से विजिट करना है।
ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे सारे इन्वेस्टिगेशन एक साथ ही हो जाते हैं। आपका ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया है ना, आपका यूरिन टेस्ट वगैरह हो गया, आपका शुगर टेस्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि पता चल सके कि आप हेल्दी हो या नहीं हो। ठीक है, तो फर्स्ट विजिट आपकी तुरंत की तुरंत पहले महीने में ही आप कर लो तो मच बेटर है, नहीं तो 12 वीक्स की बात यहाँ पे की गई है। 12 वीक्स मतलब 4 4 8 4 12, पहले स्टार्टिंग के 3 महीने में आपको पहला विजिट तुरंत ही ले लेना है। ठीक है, सेकेंड विजिट की अगर तुम बात करोगे तो 14 से 26 हफ्ते में आपको वहां पे विजिट करना ही करना है। ठीक है, तो 14 से यहाँ पे देखो 26 हफ्ते की यहाँ पे बात चल रही है ना, ठीक, 14 से 26 हफ्ते की यहाँ पे बात चल रही है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 12 हफ्ते हो गया, 3 महीना, ठीक है, 13 14, यानी कि चौथे महीने के सेकेंड वीक में आपको जाना है। ठीक, उसके बाद 26 हफ्ते तक आपको बीच में हो जाना है, यानी 5वें महीने के बीच में आपको चले जाना है। ठीक, ओके, तो इस टाइम पे आपको अपने डॉक्टर्स से कंसिडर करना है कि क्या चीज़ आपको करवानी है क्या नहीं करवानी है। अच्छा, और नेक्स्ट देख लो, जो तीसरी विजिट है आपकी वो 28 से 34 वीक्स में आपको चले जाना है। ठीक है, तो 28 और 34 वीक्स क्या मतलब हो गया, 4 1 4 3 12, 4 7 28, यानी कि 7वें महीने में। ठीक है, और 8वें महीने में आपको विजिट एक और कर लेनी है। एंड एट लास्ट आपको चौथी विजिट कब करनी है, 9 मंथ में आपको विजिट करनी है, दैट इज योर 36 वीक्स, दैट इज योर टर्म, यानी कि उस टाइम पे डिलीवरी का टाइम होता है, तो उस टाइम पे एक विजिट आपको कर लेनी है। इसका लॉजिक क्या है, देखो यहाँ पे आपने सबसे पहले 12 वीक्स तो आपको याद रहेगा, 12 वीक का मतलब ही क्या है, 3 मंथ के अंदर अंदर। ठीक है, 4 4 8 4 12 हो गए 3 महीने। ठीक है, तो 3 मंथ के अंदर, तो 12 वीक्स तो आपको याद रहेगा। फिर 12 वीक्स में आपको क्या करना है, सिंपली 2 ऐड कर देना है, 12 + 2 14। ठीक है, 14 वीक्स में आपको जाना है। ठीक, 14 वीक्स में अब इन दोनों के बीच में भी 12 का गैप है। ठीक है, 26 - 14 कर दोगे तो 12 आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में भी 12 का गैप है। फिर 26 में +2 करोगे तो 28 आ जाएगा, है ना। अब इन दोनों में कितना गैप है, जस्ट हाफ का गैप है, 6 का गैप है। बस आप ये समझ लीजिए कि आपको पहला विजिट 12 वीक्स में करना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 12 + 2 करोगे तो 14 आ जाएगा। ठीक, अब 14 में 12 ऐड कर दोगे, 14 में 12 ऐड कर दोगे तो 26 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 आपको ऐड करना है। 26 में +2 कर दोगे 28 आ जाएगा। 28 में जस्ट 12 का हाफ कर दोगे, यानी कि 6 ऐड कर दोगे 34 आ जाएगा। एंड उसके बाद फिर से 2 ऐड कर दो 36 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको याद करना है तो आप इस तरह से भी लर्न कर सकते हो। तो ये हो गए आपके सारे विजिट्स। क्वेश्चन ये उठता है कि हम विजिट कर तो रहे हैं, बट इस विजिट्स में हमें क्या करना है, यानी कि इस विजिट्स का पर्पस क्या क्या है। तो इस विजिट्स में 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट है आपका हिस्ट्री कलेक्शन, नेक्स्ट है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, देन आपका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, लैब इन्वेस्टिगेशन, एंड एट लास्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइसेस। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके हर एक चीज देखने वाले हैं। फर्स्ट आपका है हिस्ट्री कलेक्शन। तो जैसे आप कंसीव करते हो, आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो। उस टाइम पे आपके जो डॉक्टर हैं वो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पूछती हैं। फॉर एग्जाम्पल LMP, दैट इज योर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, तो लास्ट टाइम आपको पीरियड कब आया था, ये इसलिए पूछते हैं क्योंकि लास्ट टाइम पीरियड आने के बाद वो आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाल सकते हैं, यानी कि कब आपकी डिलीवरी होनी है, कौन सी डेट आपको मिलेगी डिलीवरी के लिए, या किस डेट में आपका बेबी डिलीवर हो सकता है। ये चीज़ पता करने के लिए आपकी LMP यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीज़ आपको एग्जैक्ट अगर आप डॉक्टर को बताओगे तो वो आपको सही डेट दे पाएगी कि आपकी डिलीवरी की डेट कौन सी निकलेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए किसी की डेट है 9/1/23। ठीक है, लास्ट पीरियड उसको आया 9/1/23। तो 9 में डॉक्टर्स क्या करते हैं कि 7 दिन ऐड करते हैं। ये जो मंथ है इसमें 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, तो यहाँ पे 9 ऐड करते हैं, और आपका जो ईयर है वो अपने आप ही चेंज हो जाता है। अगर दिसंबर के बाद आ गया तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 में आप 7 ऐड कर दो, 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 आया इसकी डेट, 16 तारीख की डिलीवरी है इसकी। ठीक, 1 में आप ऐड कर दो, 9 महीने ऐड कर दो, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ऑब्वियसली अक्टूबर आ गया आपका, और 23 का 23 है क्योंकि ये इसी साल की बात चल रही है। ठीक है, तो 16 अक्टूबर 2023 में इस पर्सन की डिलीवरी हो जाएगी। तो उसकी लास्ट पीरियड की डेट 9/1/23 थी। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने डेट में 7 दिन ऐड कर दिए, मंथ में 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है तो 9 ऐड कर दिया, और बाकी आपका जो ईयर है वो अपने आप ही अकॉर्डिंग टू दी डेट चेंज हो जाता है। ओके, सो LMP आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद प्रीवियस ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री पूछता है डॉक्टर, तो प्रीवियस ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री आपको पूछनी है।
इससे क्या पता चलेगा आपको? सिंपली इससे ये पता चलेगा कि कितने बच्चे थे आपके, या प्रीवियस कोई डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, इससे पहले आपके बच्चों में कोई जेनाइटल प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, या जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है। ये सारी चीज़ें पता करने के बाद ही नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए डॉक्टर्स आपको सजेशंस देते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं करंट या प्रीवियस इलनेस, इससे पहले आपको कोई बीमारी तो नहीं थी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी डिजीजेस हैं जिसकी वजह से अगर आपको पिछली बार थी या आप उस डिजीज़ के साथ हैं, इस टाइम पे प्रेजेंट में है आपको वो डिजीज़, तो वो आपके बेबी को भी हार्म कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप हेपेटाइटिस की पेशेंट है तो हेपेटाइटिस का जो वायरस है वो आपके बेबी में भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एड्स है तो हाई चांसेस होते हैं कि बेबी को भी एड्स हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डायबिटिक हैं तो आपके एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को पता करना इंपॉर्टेंट होता है। ड्रग हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। सारे ड्रग्स आप नहीं ले सकते हो। मान लीजिए आप डायबिटिक हो तो आपकी जो ड्रग्स चल रही हैं तो वो आपकी ड्रग्स चेंज हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो बेबी को हार्म करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कैसे हार्म करती हैं? प्लासेंटा को क्रॉस करके, मैंने आपको प्लासेंटा दिखा दिया था। प्लासेंटा क्या है? एक टेम्पररी ऑर्गन है जो कि मदर से बेबी को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है। अगर कोई ड्रग का जो असर है, इफेक्ट है, वो प्लासेंटा को क्रॉस करके बेबी तक चला जाता है तो बेबी के फॉर्मेशन में या बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। फैमिली हिस्ट्री की अगर बात करें तो फैमिली में अगर हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है या फैमिली में कोई ऐसी डिजीज़ की हिस्ट्री है जो कि आपको भी है या हो सकती है, तो उसके लिए भी जो डॉक्टर्स हैं वो कंसिडर करते हैं चीज़ों को लेकर के। नेक्स्ट आ जाते हैं एलर्जिक हिस्ट्री। तो एलर्जिक रिएक्शन भी चेक करते हैं। मे बी आपको किसी दवाइयों से एलर्जी हो, मे बी किसी प्रोडक्ट से एलर्जी हो, तो वो सारी चीज़ें डॉक्टर्स अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। पर्सनल हिस्ट्री की बात करें तो हो सकता है कि आप एल्कोहलिक हो सकता है स्मोकर हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफेक्ट करती हैं और जेनेटिक माल फॉर्मेशन भी कर सकती हैं। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द प्रीवियस प्रेगनेंसी, क्या पता प्रीवियसली आपको एपिलेप्सी या प्रीवियसली आपको एक्लेम्शिया या आपको झटके आते हों, हो सकता है वो रिपीट हो जाए अब, या प्रीवियसली आपको सिजेरियन डिलीवरी हुई हो तो हो सकता है कि वो डिलीवरी अभी भी आपको फिर से हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री कलेक्शन में इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकली एग्जामिन किया जाता है हेड टू टो में, ठीक है, पूरा हेड से लेकर के टो तक एग्जामिन किया जाता है, जिससे ये पता चल सके कि बॉडी के अंदर कोई एबनॉर्मल चेंजेस या कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ठीक। तो मेनली मैं पूरा आपको नहीं बताऊंगी, बहुत लंबा हो जाएगा। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं सिर्फ वो मैंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे देख लो, फेलर हो सकता है, यानी कि जिनके अंदर ब्लड की कमी होती है, या एनीमिया होता है जिनको, तो उनके जो हाथ पैर होते हैं उनके येलोइश देखने को मिलते हैं, या आंखें उनकी येलोइश देखने को मिलती हैं, ब्लड की कमी देखने को मिलती है, या आप कह सकते हो नशीली या सोई सोई सी आंखें यहाँ पे आप देख सकते हो देखने को मिलती हैं। इसका मतलब क्या है? ये इंडिकेट करता है कि हाँ, ये वोमेन जो है एनीमिक है। और ऑब्वियसली अगर आप एनीमिक हो तो बेबी के अंदर आप ही के थ्रू ब्लड सप्लाई जाएगी। तो बेबी के अंदर अगर ब्लड सप्लाई नहीं जा पाएगी क्योंकि आप की ब्लड सप्लाई या आप कम है, ब्लड आपका कम है, तो बेबी का माल फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो क्या क्या चेक करते हैं हम लोग? कंजक्टाइवा, आइस चेक करते हैं, नेल्स, टंग, ठीक है, हाथ चेक कर सकते हैं, पाम यहाँ पे देख लो, ठीक है। नेल्स में देख लो, व्हाइटिश कलर के नेल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। नॉर्मली हमारे पिंकिश कलर के नेल्स देखने को मिलते हैं अगर ब्लड ठीक है तो, ठीक। ये सारी चीज़ें हम एग्जामिन कर सकते हैं। इसके अलावा एडिमा देख सकते हो। मान लीजिए अगर सिर्फ आपके लेग्स में एडिमा आ रहा है तो इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, क्योंकि आगे की प्रेगनेंसी में वेट इंक्रीज होता है, बेबी का वेट, प्लासेंटा के वेट, एमनियोटिक फ्लूइड का वेट, आपका खुद का वेट, है ना, उसकी इंक्रीज होने की वजह से हो सकता है कि पैरों में स्वेलिंग आ जाए। लेकिन अगर आपकी स्वेलिंग बीपी के साथ आ रही है, यानी कि बीपी भी बढ़ रहा है आपका, और आपके बॉडी में स्वेलिंग भी आ रही है, आपके एब्डोमेन में भी स्वेलिंग है, आपके वजाइना में भी स्वेलिंग है, आपके फेस, हैंड्स, लेग्स, हर जगह स्वेलिंग है, तो ये एक साइन हो सकता है डिजीज का। दैट इज योर प्री इक्लेम्शिया। प्री मीन्स होता है पहले, इक्लेम्शिया मीन्स होता है झटके, यानी कि एपिलेप्सी या सीजर्स, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको सीजर्स आने से पहले की कंडीशन हो रही है। समझ में आ रहा है? मान लो आपको ये कंडीशन आ जाए जिसमें इस औरत को सीजर्स आ रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? कभी भी सीजर्स आ सकते हैं, कभी भी मदर को इंजरी हो सकती है, साथ में बेबी को इंजरी हो सकती है, और एबॉर्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं ब्लड प्रेशर। तो सिंपली ब्लड प्रेशर जो है वो हाई नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, दैट इज योर नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। अगर आपका 140/90 जा रहा है या 140/100 जा रहा है, इसका मतलब आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, यानी कि प्रेगनेंसी में आपका बीपी बढ़ रहा है, जबकि प्रेगनेंसी से पहले आपका बीपी कभी बढ़ता नहीं था। ये भी एक बहुत ज़्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, इसमें एबॉर्शन के चांसेस हाई हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं वेट गेन की बात करें। नॉर्मल वेट गेन 11 kg होता है, 11 to 12 kg इट्स नॉर्मल, ठीक है। तो कब कब कितना कितना बढ़ता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक्सेसिव बढ़ रहा है फिर बाद में बढ़ नहीं रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहले 3 महीने यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब क्या है?
3 महीने शुरुआत के सिर्फ 1 किलो बढ़ता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस टाइम पे बेबी बहुत छोटा होता है, यूट्रस का भी साइज उतना नहीं बड़ा होता है, अंदर का एमनियोटिक फ्लूइड भी उतना नहीं बड़ा होता है, प्लासेंटा भी छोटा होता है, 1 ही किलो बढ़ता है। ठीक है, फिर अगले 3 महीने में, अगले जो आने वाले 3 महीने, उसमें आपका 5 किलो बढ़ेगा, उसमें आपका खुद का भी वेट बढ़ेगा, बेबी का भी बढ़ेगा, और अंदर जितनी भी चीज़ें हैं आपके बेबी के साथ, प्लासेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड, सबका वेट बढ़ेगा, तो सब मिला के 5 किलो। फिर लास्ट के 3 महीने यानी कि 7, 8, 9 मंथ में भी आपका 5 kg बढ़ेगा। तो हमारे 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, और 9 मंथ को 3 में डिवाइड कर दो, पहले 3 महीने, बीच के 3 महीने और लास्ट के 3 महीने, 3, 3, 6, 3, 9, है ना। तो पहले 3 महीने यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बीच के 3 महीने यानी सेकंड ट्राइमेस्टर, एंड लास्ट के 3 मंथ यानी थर्ड ट्राइमेस्टर। तो इस तरह से आपका 11 kg वेट बढ़ता है। 155 याद रखिए, पहले 3 महीने में 1 किलो बढ़ेगा, दूसरे 3 महीने में 5 और तीसरे में 5। ठीक है, मान लीजिए आपका वेट 9 किलो से कम बढ़ रहा है, ठीक है, या 6.5 kg के आसपास बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? अंदर बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा होगा, है ना, आपका या तो खुद का वेट नहीं बढ़ रहा होगा, या आपके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, जिसमें बेबी मूव करता है, उसका वेट नहीं बढ़ रहा होगा, हो सकता है प्लासेंटा आपका वीक हो, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। ओके, उसको हम बोलते हैं लो बर्थ वेट बेबी, जिनका वेट नहीं बढ़ता है। एक्सेसिव वेट अगर बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा वेट आपका बढ़ रहा है, तो हो सकता है आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी हो सकता है 2 बच्चे हो सकता है आप डायबिटिक हो जिसमें बेबी का साइज एक्सेसिव बढ़ गया हो, है ना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, थर्ड हमारा क्या है? एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बेबी को और मदर को दोनों को अच्छे से फोकस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? फंडल हाइट देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस फंडस? फंडस क्या है? जो आपका यूट्रस होता है यानी कि बच्चेदानी, उसके जो ऊपरी भाग होता है उसको हम फंडस बोलते हैं। ओके, तो यूट्रस का जो ऊपरी भाग है उसको हमने फंडस बोल दिया। ये आपका यूट्रस है, बच्चेदानी, इसका सबसे ऊंचा वाला भाग ये है आपका फंडस। तो जाहिर सी बात है, जब बेबी अंदर बढ़ेगा तो यूट्रस भी अपना साइज बढ़ाएगा, है ना। तो 12 वीक्स में, है ना, नॉर्मल यूट्रस का साइज कितना होता है? सिर्फ 8 सेंटीमीटर, 7.5 से 8 सेंटीमीटर। लेकिन अभी इसका साइज देख लीजिए कहाँ से कहाँ जा रहा है ना। तो अगर 12 वीक्स की तुम बात करोगे तो यूट्रस बहुत ही ज़्यादा साइज नहीं बढ़ाता है, बहुत छोटा सा होता है। यहाँ पे देखो 12 वीक्स में यूट्रस ने थोड़ा सा अपना साइज बढ़ाया है। 24 वीक्स की अगर तुम बात करोगे यानी कि अप्रॉक्स 6 मंथ, 6 महीने के आसपास, तो आपका यूट्रस जो है वो आपके नाभि से थोड़ा सा ऊपर या नाभि तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और 36 वीक्स की बात करोगे तो यूट्रस आपके डायफ्राम तक पहुंच जाएगा। ठीक, और अगर तुम 40 वीक्स की बात करोगे तो यूट्रस थोड़ा सा साइज अपना कम कर लेता है। 40 वीक्स का मतलब 10th मंथ, 10वां महीना चल रहा है। 36 से 37 वीक्स का क्या मतलब है? कि आपका 9वां महीना चल रहा है प्रेगनेंसी का। अब आप सोच रहे होगे कि भाई जब 10वां महीना चल रहा है तो यूट्रस को तो और बड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि नॉर्मली हमारी प्रेगनेंसी 9 मंथ की होती है। 10वां महीना किसी का बहुत रेयरली लग जाता है तो लग जाता है, वरना 9 मंथ में ही बेबी बाहर आ जाता है। तो 9 मंथ में बेबी का हेड यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, और जब 10वां महीना जब अगर किसी का लग गया तो बेबी क्या करता है? अपने आप को घुमा लेता है, घुमा करके बेबी का हेड नीचे आ जाता है। ठीक है, और नीचे आने के बाद बेबी के यहाँ पे लेग्स आ जाते हैं, पैर आ जाते हैं। तो जो पैर हैं वो बहुत ही मतलब देखा जाए तो वो डायफ्राम तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि बेंड हो जाते हैं। और बेबी का हेड भी आपके बोन के अंदर यानी कि कमर के हड्डी के अंदर थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाता है। इस वजह से 40वां हफ्ता यानी कि 10th मंथ में आपका जो यूट्रस का साइज वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू दी 9 मंथ यानी कि 36 से 37 वीक्स। तो ये था लॉजिक। नेक्स्ट आ जाते हैं फीटल हार्ट साउंड। तो आपको क्या करना है? फीटल हार्ट साउंड आपको सुननी है। नॉर्मल फीटल हार्ट साउंड आपकी 120 से 140 बीट्स पर मिनट होती है। अगर 120 से कम हो रही है इसका मतलब बेबी को ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो रही है या बेबी तक ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है। और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अगर फीटल हार्ट साउंड आ रही है यानी कि 160 से अबव आ रही है, वो भी एक एबनॉर्मैलिटी का साइन है कि बहुत ज़्यादा बेबी का हार्ट तेज़ी से क्यों बीट कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको देखनी है। साथ ही साथ आप फीटल मूवमेंट देख सकते हो। यहाँ पे आप इस GIF में देख सकते हो कि किस तरह से फीटल मूवमेंट हो रहा है। फर्स्ट फीटल मूवमेंट आपका 14 वीक्स में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मदर को पता नहीं चलता अगर वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है तो। ठीक है, जो मदर कई बार प्रेग्नेंट हो चुकी होती हैं उनको फील हो जाता है 14 वीक्स से, इवन 13 वीक्स से किसी किसी को फील होने लगता है। और अगर फर्स्ट टाइम आप प्रेग्नेंट हो तो आपको 21 से 23 वीक्स में आपको फीलिंग आएगी अपने बेबी के मूवमेंट की। ठीक है, तो फर्स्ट फीटल मूवमेंट को हम क्विकनिंग बोलते हैं। यह आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आता है, वाइवा में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज क्विकनिंग। तो क्विकनिंग इज द फर्स्ट फीटल मूवमेंट ऑफ द, ठीक है, मदर्स।
नेक्स्ट है आपका फीटल लाई एंड प्रेजेंटेशन, फीटल कैसे लेटा हुआ है अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर बेबी का हेड लास्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि 9 मंथ के आसपास अगर बेबी का हेड नीचे नहीं आया तो नॉर्मल डिलीवरी कराने में प्रॉब्लम होती है एंड सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ती है। दैट इज नोन एज ब्रीच प्रेजेंटेशन। अगर आपका हेड नीचे नहीं है, मतलब बेबी का हेड नीचे नहीं है तो ठीक है, तो हमें क्या करना है, फीटस कैसे लेटा हुआ है, फीटस का हेड आप कमर की हड्डी के पास आया है कि नहीं आया है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। इसके अलावा इंस्पेक्शन ऑफ द एब्डोमिनल स्कार, यहाँ पे देख लो, ये स्ट्रेच मार्क्स को हम लोग एब्डोमिनल स्कार भी बोलते हैं। दो तरह के स्ट्रेच मार्क आपको देखने को मिलेंगे, एक वाइटिश इस तरह के एंड दूसरा रेडिश इस तरह के। वाइटिश स्ट्रेच मार्क आपके ओल्ड स्ट्रेच मार्क इंडिकेट करते हैं। किसी वुमेन की हिस्ट्री लिए बगैर अगर आपको वाइटिश इस तरह के बहुत ज़्यादा घने स्ट्रेच मार्क देखने को मिल रहे हैं, आप पता कर सकते हो कि इससे पहले भी उसके बच्चे हो चुके हैं या वो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई है, फर्स्ट टाइम नहीं, ठीक है। और अगर उसके पास सिर्फ इस तरह के रेड कलर के स्ट्रेच मार्क हैं, वाइटिश नहीं है, रेड के साथ वाइट स्ट्रेच मार्क नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है। किसी किसी के फैट की वजह से भी स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन इस तरह के स्ट्रेच मार्क, इतने ज़्यादा कंजेस्टेड स्ट्रेच मार्क आपको प्रेगनेंसी में ही देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका असेसमेंट ऑफ द जेस्टेशनल एज। अब आपको हाइट देखनी है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि फंडस की आपको हाइट देखनी है और 9 मंथ में कितना ज़्यादा हाई हो जाता है आपका यूट्रस, ठीक, 10 मंथ में कैसा हो जाता है, या 12 में कितना हो जाता है, 24 वीक्स में कितना हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको एब्डोमिनल जेस्टेशनल एज पता करके देखनी है, ठीक है, ये आपको एग्जामिन करना है। इसके अलावा आपको काउंसलिंग भी करनी है कि अगर आपके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, तो इस बेबी के बाद, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको क्या करना है, आपको स्टरलाइजेशन करा लेना है, यानी कि आपको नसबंदी करा लेनी है या आपको कॉपर्टी बढ़वा लेनी है ना। मतलब फैमिली प्लानिंग के लिए आपको उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करा सकते हो? सबसे पहले जब आप प्रेग्नेंट होते हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहली बार जब आते हो, तो आपकी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल CBC, दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट। तो कंप्लीट ब्लड काउंट इसलिए ताकि पता चल सके कि आप एनीमिक हो या नहीं हो। ब्लड ग्रुपिंग, आप कौन से ब्लड ग्रुप के हो, ठीक, वो हम पहले से पता करके रखते हैं, जिससे ये पता चल सके कि कल को अगर आपका सिजेरियन सेक्शन हो या सिजेरियन डिलीवरी हो तो कौन सा ब्लड आपके लिए रखा जाए, अरेंजमेंट ऑफ द ब्लड, ठीक है। RH टाइपिंग भी आपको पता करनी होती है। RH टाइपिंग क्या है? टाइप ऑफ ब्लड, आप पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के हो, नेगेटिव ब्लड ग्रुप के हो, कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका, ये हमें पता करना होता है। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में, क्योंकि जिन मदर्स का ब्लड नेगेटिव होता है, ठीक है, और बेबी का ब्लड पॉजिटिव होता है, तो डिलीवरी के टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है तो बेबी का पॉजिटिव ब्लड थोड़ा सा मदर के अंदर चला जाता है ना, और मदर का जो ब्लड है वो बेबी के ब्लड को मारने लगता है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर। ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको दूसरे डिजीज में बता दूंगी, फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अगर मदर का ब्लड नेगेटिव है और बेबी का ब्लड पॉजिटिव है, तो मदर और बेबी का ब्लड जब मिक्स होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बॉडी के अंदर रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम पहले से ही मैनेजमेंट करके रखते हैं। एंटी डी गामा ग्लोबिन नाम का एक इंजेक्शन होता है जो कि हम पहले से दे के रखते हैं, जिससे कि ये रिएक्शन को हम कंट्रोल कर सकें। ओके, नेक्स्ट आपका यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि आपका प्रोटीन तो नहीं निकल रहा है यूरिन से, या आपका यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या यूरिन में कोई शुगर तो नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें हम पता करते हैं। RBS आपको पता करनी है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के बारे में, ठीक है, रेड ब्लड शुगर के बारे में पता करनी है, जिससे आप डायबिटिक हो या नहीं हो ये हम पता कर सकते हैं। VDRL टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें ये पता चल सके कि कहीं आपको सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं है, ठीक है। अगर सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो आपके पार्टनर को भी होगी, साथ में आपके बेबी को भी लग सकती है। HBsAg यानी कि हेपेटाइटिस के बारे में भी हमें पता करना है। हेपेटाइटिस, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तरह का वायरस है जो कि बेबी के अंदर प्लासेंटा को के थ्रू चला जाता है और बेबी को भी हेपेटाइटिस वाली प्रॉब्लम हो जाती है। मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, ये एक तरह का टेस्ट होता है। ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि बेबी बनाता है, यानी कि बेबी के लीवर से बनता है, ठीक, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। तो ये हमें टेस्ट करना है कि बेबी के अंदर इसका फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नॉर्मल फॉर्मेशन हो रहा है कि एबनॉर्मल फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी आपको पता करना है। अगर ये एबनॉर्मल फॉर्मेशन हो रहा है तो ये बेबी को माल फॉर्मेशन के लिए लाइक बेबी के माल फॉर्मेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। कौन सा माल फॉर्मेशन? इस तरह का स्पाइना ब्रैफिडा नाम का माल फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल अगर देखा जाए तो आपका
अल्फा फीटोप्रोटीन जो है ये प्रोटीन लेस देन 40 नैनोग्राम होना चाहिए पर ml के हिसाब से, ठीक है। कब? 15 से 21 वीक्स में, यानी कि चौथे से 5वें महीने में ये टेस्ट किया जाता है। और इस टेस्ट में अगर मैटरनल मतलब ब्लड, मदर के ब्लड के थ्रू ये टेस्ट होता है, ठीक है। कब होता है? 4 से 5th मंथ के बीच में होता है। और इसमें आपका ये जो प्रोटीन है वो लेस देन 40 नैनोग्राम पर ml के हिसाब से होना चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब बेबी के अंदर मालफॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा सीरोलॉजिकल या रूबेला टेस्ट या हेपेटाइटिस टेस्ट भी हम करते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि इसका कोई वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है कि नहीं। अल्ट्रासोनोग्राफी हमें बहुत सारे टाइम पे करानी पड़ती है, जैसे कि जब कंसीव करता है तो 3rd मंथ में आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, ताकि हम देख सकें कि बेबी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है या बेबी है कि नहीं है अंदर। इसके अलावा फिर आप बीच में भी अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो, यानी कि आपका 5th मंथ में एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिससे पता चलता है कि बेबी का मालफॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। आगे चल के भी आपका अल्ट्रासाउंड कंटिन्यू किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि जितना भी फॉर्मेशन हुआ है बेबी का वो नॉर्मल हुआ है या एबनॉर्मल हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी। लास्ट आ जाता है आपका एंटीनेटल एडवाइस। तो एंटीनेटल एडवाइस में बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम डाइट पे फोकस करेंगे। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपकी बात नहीं है, बेबी की भी बात है। अगर आप वेल बैलेंस डाइट या हेल्दी डाइट नहीं लेते हो तो बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो आपको बैलेंस डाइट लेनी है। आप देख सकते हो बैलेंस डाइट में कितने सारे ऑप्शंस हैं। आप प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं, साथ ही साथ आपको प्रॉब्लम होती है सारी चीज़ें खाने की, लेकिन आपके पास ऑप्शन है। बैलेंस डाइट में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इनमें से कुछ भी आराम से खा सकते हो। ग्रीन वेजीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि आपका जो आयरन लेवल है, जो आपका ब्लड है, वो आपका अच्छे से मेंटेन रहे और बेबी तक भी सफिशिएंट ब्लड जा सके। इसके अलावा लाइट डाइट आप रात में खाइए, जिससे कि डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कर सकते हैं या आपको गैस बना सकते हैं, साथ ही साथ डाइजेशन में प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसके अलावा ईजिली डाइजेस्टेबल डाइट लेनी है, ताकि आप आराम से उसको डाइजेस्ट कर सको और आप हेल्दी रहो। साथ ही साथ प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, क्योंकि बेबी को प्रोटीन की बहुत नीड होती है फॉर हिज और हर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। साथ ही साथ मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर मदर एंड बेबीज बेनिफिट्स, ठीक है। इसके अलावा हमें वुमेन्स की चॉइस पर भी फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम उनको डाइट प्लान दे दें और वो नहीं खा पा रहे हैं तो हम सेकंड ऑप्शन ना रखें। हमें वुमेन्स की नीड, वुमेन्स की सेकंड ऑप्शन एंड साथ ही साथ उनके इंटरेस्ट पे भी फोकस करना है। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यहाँ पे आप देख लो, कैलोरीज 2500, प्रोटीन 60 ग्राम, आयरन 40 mg, फॉलिक एसिड 400 इंटरनेशनल यूनिट्स आपके हैं, कैल्शियम 1000 mg एंड विटामिन ए 6000 इंटरनेशनल यूनिट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं स्लीप एंड रेस्ट। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बोथ, बिकॉज स्लीप एंड रेस्ट दोनों से ही मदर हेल्दी रहती है, साथ ही साथ काम रहती है एंड वो फोकस कर पाती है अपनी प्रेगनेंसी के लिए। क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, मदर मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब रहती है, तो उसको स्लीप एंड रेस्ट से बहुत ज़्यादा काम मिलेगा, ठीक है। कितना लेना है? एटलीस्ट 8 आवर्स एट दी नाइट, रात में 8 घंटा सोना है, एंड 2 आवर्स इन मॉर्निंग या आफ्टर मील शी कैन टेक 2 आवर्स स्लीप या नैप्स। नेक्स्ट आ जाते हैं बॉवल की बात करते हैं अगर, तो बॉवल मूवमेंट आगे चल के जैसे जैसे बेबी का ग्रोथ बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे आपके इंटेस्टाइन या आपकी आंतें थोड़ी सी कंप्रेस दबती चली जाती हैं और बॉवल मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो बेटर होगा कि आप इजीली डाइजेस्टेबल डाइट लें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ग्रीन वेजिस खाएं एंड मिल्क वगैरह लेते रहें। इसके अलावा जो क्वाइटिस है यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स है, वो कब कब आपको अवॉइड करना है? फर्स्ट 3 मंथ में, जब स्टार्टिंग के 3 महीने होते हैं, उस टाइम पे आपको क्वाइटिस अवॉइड करना है, अगर डॉक्टर आपको बोलता है तो। ये आपको स्पेशल सजेशन डॉक्टर को लेना पड़ेगा डॉक्टर से कि आपको कब कब क्वाइटिस यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है या कब कब आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर किसी की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है और हर किसी की कंडीशन अलग होती है। तो मे भी आपके साथ कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हों जिसमें क्वाइटिस आपको पूरे 9 मंथ के लिए मना कर दिया जाए, या हो सकता है कि फर्स्ट स्टार्टिंग के 3 मंथ के लिए मना कर दिया जाए, क्योंकि फोर्सफुल क्वाइटिस से अबॉर्शन होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। साथ ही साथ वो लोग जिनके साथ प्लासेंटा प्रीविया की कंडीशन है, यानी कि प्लासेंटा उनका नीचे अटैच है, उनको क्वाइटिस पूरे 9 मंथ के लिए मना कर दिया जाता है, क्योंकि प्लासेंटा नीचे अटैच है एंड अगर फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो प्लासेंटा डिटैच होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा लास्ट के 6 वीक्स में भी मना करते हैं, क्योंकि जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ जाता है। ये एक तरह का हार्मोन है और ये आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि यूट्रस को सिकोड़ना और खोलना स्टार्ट कर देता है और डिलीवरी के चांसेस हाई हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लोथिंग और
शूज़ बेल्ट की बात करें तो आपको हाई हील्स अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हाई हील्स से आपको फिसलने के या गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लोथ में आप लूज क्लोथ पहनेंगे तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे। टाइट क्लोथिंग से आपके एब्डोमेन में थोड़ा सा कंप्रेशन होगा और आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डेंटल केयर की अगर बात करोगे तो डेंटल केयर यानी कि डेंटल इन्फेक्शन के या जिंजिवाइटिस के हाई चांसेस हो जाते हैं प्रेगनेंसी में। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, साथ ही साथ इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है। अगर आपको डेंटल प्रॉब्लम है तो उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके माउथ के थ्रू आपके अंदर जा सकते हैं एंड बेबी को भी हार्म कर सकते हैं। ट्रैवलिंग की अगर बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि फर्स्ट 3 मंथ में ट्रैवलिंग एकदम रिस्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि उस टाइम पे बेबी बहुत छोटा होता है एंड ऑल्सो लोअर एब्डोमेन में या लोअर एब्डोमेन के आसपास होता है आप कह सकते हो। तो उस टाइम पे जो है वो ट्रैवल करना मना होता है। एंड लास्ट के 6 वीक्स में भी आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आपका वेट बहुत बढ़ जाता है, बेबी का वेट बढ़ जाता है, या बेबी कह सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा खासा उसका हो जाता है। तो इस टाइम पे अगर किसी भी वजह से आप गिर गए ट्रैवल करते टाइम पे तो अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये दोनों चीज़ें बेबी के माल फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसके अलावा अल्कोहल जो है आपका वो इंजरियस है हेल्थ के लिए, हम सभी जानते हैं। हैवी स्मोकर्स जो हैं वो उनकी वजह से क्या होता है कि उनके बेबी का वेट नहीं बढ़ता, ठीक है, एंड कैंसर के भी हाई चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन की बात करें तो ये सारे इम्यूनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें प्लासेंटा को क्रॉस करके बेबी को हार्म कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल टीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टिटनेस का इंजेक्शन 3 बार आपके टिटनेस का इंजेक्शन मेनली लगता है। फर्स्ट जब आप कंसीव करते हो पहले 3 महीने में एक बार लग जाता है, फिर 5th मंथ में लगता है, फिर 6th मंथ में आपका लग जाता है। उसके बाद 6 मंथ के बाद 1 साल बाद आपके लगेगा, फिर उसके 1 साल बाद आपके लगेगा। इससे ये होगा कि आपको टीटी नहीं होगा। बाकी हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और रेबीज का भी आपको इंजेक्शन लगना चाहिए, जिससे कि किसी भी रीजन की वजह से अगर ये इन्फेक्शन आपके अंदर चला गया तो वो बेबी तक ना पहुंच पाए। ड्रग्स की अगर बात करें तो विदाउट डॉक्टर के सजेशन से आप कोई भी ड्रग ना लें, चाहे वो नॉर्मल ड्रग हो चाहे वो कोई पेन किलर हो, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो कि मैक्सिमम कह सकते हो बेबी के हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकती हैं। तो जो ड्रग्स डॉक्टर आपको बताएगा वो ड्रग्स ही आपको फॉलो करना है। तो ये था आपका एंटीनेटल केयर एंड एडवाइस। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक इन, हैव अ नाइस डे।